हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार लेकर आया हूँ जीएस और साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस की जबरदस्त प्रैक्टिस सीरीज। बच्चों, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इस समय जो पेपर हो रहे हैं आप देख रहे होंगे उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और आने वाले जो एग्जाम है उनमें भी आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। जीएस बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टाइम लगता है, ठीक है ना। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो सबसे जो ज्यादा मेन चीज है वो है कि आप कितना सटीक पढ़ते हैं जीएस में, ठीक है बच्चे। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक पढ़ाऊं। तो बच्चों, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। बच्चों देखो, इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, लेकिन वहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो थोड़े से अलग थे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, इसका मतलब है कि ऐसी नदी जो बहुत ज्यादा चौड़ी है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी का बहाव है, ठीक है। तो हमारे देश की वैसे सबसे जो चौड़ी नदी है, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र जिस नदी का है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं है, ठीक है बच्चे। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं ये सब प्रायद्वीपीय भारत की हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है नर्मदा नदी, ठीक है, फिर महानदी, फिर गोदावरी और कृष्णा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है अगर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो उसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी, ठीक है, गोदावरी का होगा। गोदावरी जो नदी है ये कहाँ से निकलती है बच्चों? तो ये निकलती है आपकी नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां हैं? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां हैं, ठीक है, वहां से निकलती है। कृष्णा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर। महानदी आपकी सिहावा की पहाड़ियां हैं, सिहावा की पहाड़ियां। और नर्मदा जो नदी है ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की रेंज है उसमें आपने सुना होगा। सतपुड़ा की पहाड़ियां ये कहाँ पे हैं? तो ये हैं एमपी में, ठीक है। ये आपकी कहाँ पे हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ में पहाड़ियां। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां नासिक के पास है, तो आप जानते हैं नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और महाबलेश्वर भी महाराष्ट्र में है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये नदियां निकलती हैं और सारी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, वहां पर मिल जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, गोदावरी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि अगर किसी भी केस में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति की हैसियत से कौन काम करेगा? ऑप्शन है लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का अध्यक्ष और महान्यायवादी। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर किसी भी केस में, हालांकि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जी हाँ रिटायर होने वाले होते हैं तो उससे पहले उनके चुनाव करा लिए जाते हैं। लेकिन अगर कभी भी ये दोनों पद खाली हैं तो राष्ट्रपति पद की जो जिम्मेदारी है वो किसे दी जाएगी? वो दी जाएगी ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। देखो, हमारी जो संसद है उसकी दो प्रमुख समितियां हैं, जिसमें से एक है लोक लेखा समिति और एक है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बयान कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब लोक लेखा समिति में होता कौन है? तो इसके जो सदस्य हैं उसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और 7 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल सदस्यों की संख्या होती है 22, ठीक है। तो लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं।
ठीक है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई सदस्य होता है, विपक्ष की जो विपक्षी पार्टी होती है, ठीक है, उन उसका कोई भी ना कोई सदस्य जो होता है उसको क्या लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपनी रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति। ऑप्शंस दी हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, इसका मतलब है कैग को, फिर लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को, और भारत के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईईजी ये क्या है, एक तरह का ये टेस्ट है, एक जांच है जिससे हमें पता चलता है। तो ऑप्शंस हैं कि किसके बारे में पता चलता है। ऑप्शंस हैं हृदय, मस्तिष्क, कान, यकृत। इंग्लिश में बात करेंगे तो हार्ट, ब्रेन, ईयर और लीवर के बारे में। तो देखो मैं आपको बता दूं, आपने एक इससे मिलता जुलता नाम सुना होगा, ई सी जी। ईसीजी जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? हार्ट यानी कि हृदय के लिए होता है। ठीक है, जब भी कभी आपके हृदय में, हार्ट में कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर ईसीजी टेस्ट कराते हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ईईजी दिया है, ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, मस्तिष्क का जो टेस्ट होता है उसके लिए ईईजी टेस्ट किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रेस या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आप जानते हैं कि डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए वास्तव में हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिनकी संख्या हम लगभग अनलिमिटेड कह सकते हैं। ठीक है, बल्कि खरबों में होती है, खरब में। ठीक है, तो इतनी सारी सेल्स होती हैं, हर सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है। और जब भी कभी भी हमें ब्लड रिलेशन चेक करना होता है, या आपने सुना होगा कभी कोई खो गया, किसी की पहचान करनी है, तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि हाँ किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में आपस में कोई संबंध है या नहीं। ठीक है, तो ये डीएनए जो टेस्ट होता है उसकी जो मेन लैब है, ठीक है, मेन केंद्र है भारत में, वो कहाँ पर है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है, हैदराबाद में है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जो लैब है वो आपकी है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप में से शायद ही किसी को पता हो। ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो देखो इब्राहिम लोदी जो था, आपको पता होगा, ये लोदी वंश का आखिरी शासक था। ठीक है, लोदी वंश की जो स्थापना स्थापना थी वो किसने की थी? बहलोल लोदी ने। उसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम था सिकंदर लोदी, जिसने आगरा की स्थापना की थी, है ना, 1504 में। और उसके बाद आया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था उसका और महाराणा सांगा का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शंस दिए हैं, खातोली में हुआ था, खातोली का युद्ध, सारंगपुर, सिवाना और खानवा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा खातोली का युद्ध। खातोली नाम की जगह पर जो युद्ध हुआ था उस वो युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इब्राहिम लोदी का जो आखिरी युद्ध था वो बाबर के साथ हुआ था। ठीक है, जिसमें वो हार गया था, और इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? ऑप्शंस दिए हैं, अवध, बिहार, बंगाल और आंध्र यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो थोड़ा सा बाबा रामचंद्र के बारे में समझ लेते हैं। देखो बाबा रामचंद्र जो हैं ये एक बहुत बड़े किसान नेता थे। ठीक है, इन्होंने किसानों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए थे। और इनका जो दौर था वो था 1920 का, 1920 के आसपास का। ठीक है, इस समय इन्होंने बहुत ही सक्रिय तरीके से आंदोलन किए थे किसानों के हित में। ठीक है, और इनका क्षेत्र कौन सा था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध। ठीक है, अवध के एरिया में। अवध किसे कहते हैं? तो अवध उत्तर प्रदेश में लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जी हाँ, ये जो आसपास का क्षेत्र है, अयोध्या वाला जो एरिया है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अवध। तो इस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने किसानों की भलाई के लिए यहाँ आंदोलन किया था और उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये बात है सन 1920 के आसपास की। ठीक है भाई, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अवध। आगे बढ़े बच्चे। बच्चों अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लग रही है, जबरदस्त लग रही है,
तो आप मेरे चैनल को अच्छे से शेयर करिएगा, सबसे सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको बता दूं, देखो बात क्या है कि ये बात है 16 अक्टूबर, ठीक है, 1905 की। ठीक है, इस टाइम भारत में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, या दो हिस्सों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के नाम से। और ये विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। उसकी नीति थी क्या, फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो वो धर्म के हिसाब से हिंदू और मुस्लिमों को आपस में लड़ाना चाहता था, इसलिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वो लागू कब से हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। इसी दिन पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जी हाँ, शोक दिवस या काला दिवस। ठीक है, क्योंकि भारतीयों ने इसका जम के विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये आप गलत कर रहे हो हमारे बीच में फूट पड़वा के। ठीक है, और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने आह्वान किया था कि देश में जितने भी लोग हैं या बंगाल के जो स्पेशली जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इसे रक्षाबंधन यानी राखी दिवस के रूप में मनाएंगे। राखी दिवस इसलिए क्योंकि उनका ये मानना था कि हिंदू मुस्लिम जो भाई बहन है वो एक दूसरे को राखी बांधेंगे और जो प्रेम व्यवहार है वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये आह्वान किया गया था। लेकिन जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके बाद भारतीयों ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी और बहिष्कार आंदोलन की। इसका मतलब है कि अंग्रेजी वस्तुएं जो थी, जो ब्रिटिश ने बनाई बनाई हुई थी, उनका बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया, और जो भारतीय चीजें थी उन्हें अपनाया गया। तो जब ये आंदोलन हुआ, ठीक है, तो उस आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था। ठीक है ना, बंगाली विभाजन का जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किस भारतीय व्यक्ति ने किया था। ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले खुल के आंदोलन का नेतृत्व किया था। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैलता चला गया और इसने उग्र रूप धारण कर लिया था, जिसकी वजह से बाद में अंग्रेजों को मजबूर होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। देखो पिछली क्लासेस में मैं भी आपको अनुशीलन समिति के बारे में बता चुका हूँ। अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था, और ये कहाँ का था, तो प्रमुख रूप से ये बंगाल का था। इसको बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन भी कहा जाता है। अनुशीलन समिति की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, तो देखो ऑप्शंस दिए हैं। पी मित्रा, पी मित्रा का मतलब है प्रमथ मित्रा, इसके बाद बारिंद्र घोष, वीडी सावरकर और नरेंद्र गोसाई ने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अनुशीलन समिति की जो स्थापना है, ठीक है, वो बारिंद्र घोष ने की थी। ठीक है, बारिंद्र घोष ने इसकी स्थापना की थी। और इस समिति का, इस क्रांतिकारी संगठन का जो उद्देश्य था या उनका नारा था, तो वो क्या था, खून के बदले खून। यानी कि उनका ये कहना था कि अगर अंग्रेज हमारा खून बहाएंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम भी उनका खून बहाएंगे। तो बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, और इसकी स्थापना किसने की थी, बारिंद्र घोष ने की थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे। ठीक है, आपको पता है कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौटे 1915 में, ठीक है, तो भारत में उनका जो पहला आंदोलन था या पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जगह का नाम है, कहाँ पड़ता है ये, तो ये है बिहार में। ठीक है बच्चों, कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, तो चंपारण गांधी जी अपने अपने गए थे, गांधी जी को बुलाया गया था। तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था इस आंदोलन में भाग लेने के लिए। अच्छा, आंदोलन किससे संबंधित था, तो जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती एक बड़े एरिया में नील की खेती करवाना चाहते थे भारतीय किसानों से। ठीक है, और किसान इसका विरोध कर रहे थे, तो इसी वजह से वहां पे आंदोलन हुआ। और गांधी जी को वहां पे बुलाया था किसने, तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। इन लोगों ने बुलाया था गांधी जी को चंपारण में, और फिर जाके गांधी जी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो भी यही हो जाएगा, ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? देखो, सबसे पहले तो समझेंगे बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह का मतलब हम इसको पत्तन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में? पत्तन, ठीक है। और इसी को सी पोर्ट भी कहा जाता है, सी पोर्ट, ठीक है। या इसको हार्बर भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। यानी कि जिस तरह से ट्रेन को खड़े होने के लिए क्या चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। बस को खड़े होने के लिए बस अड्डा, उसी तरह से जो शिप होते हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सी जगह होती है, बंदरगाह या पत्तन होते हैं, सी पोर्ट होते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, जो भी माल भेजा जाता है एक देश से दूसरे देश में, आयात निर्यात होता है, वो सारा का सारा किससे होता है, शिप से, क्योंकि ज्यादातर शिप से होता है, ठीक है। बाई एयर अगर भेजेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है, तो शिप से होता है। अच्छा, अब शिप को खड़ा होने के लिए जगह चाहिए, तो वो जो स्टेशन बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बंदरगाह या पत्तन कहते हैं। भारत में कुल मिला के कितने बंदरगाह हैं? तो छोटे बड़े अगर हम सभी मिला लेंगे तो उसका आंसर होगा कि भारत में लगभग 200 के आसपास बंदरगाह हैं। कितने हैं? 200। लेकिन इन 200 में से 13 बंदरगाह मेन हैं, प्रमुख हैं, जो कि बड़े हैं, ठीक है। तो पेपर में इन 13 बंदरगाह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे में पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा पूर्वी तट का नहीं है। तो आपको पता है कि भारत के 2 तट हैं। देखो, ये वाला कौन सा, ये पूर्वी तट होता है ये वाला, और ये कौन सा है, पश्चिमी तट है, ठीक है। तो पूछा गया कि कौन सा 4 में से है जो पूर्वी तट का नहीं है। यानी कि 3 ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पर हैं और एक जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया चेन्नई, कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन। देखो, चेन्नई आपको पता है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु आपका कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, तो ये पूर्वी तट का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कांडला, कांडला आपका गुजरात में है, तो गुजरात पड़ता है यहाँ पे, तो ये कौन सा हो जाएगा, कांडला। पारादीप पड़ता है ओडिशा में, तो ओडिशा आपका ये है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पारादीप यहाँ पे। और इसके बाद तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ पे, ये भी तमिलनाडु में, तो ये तमिलनाडु में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ कांडला बंदरगाह जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में है, और बाकी तीनों कहाँ पे हैं, यहाँ पर है, ठीक है। तो पूर्वी तट पर ये तीन हो गए, पश्चिमी तट पर सिर्फ एक है, कौन सा, कांडला, जो कि गुजरात में है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कांडला, ठीक है, कांडला बंदरगाह। ध्यान रखें। और कांडला बंदरगाह का जो नया नाम है वो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, ठीक है। तो देखो, अभी जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि भारत इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है, और इसके ऊपर ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये जो तट है, ये जो तट है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन दिए कोरोमंडल तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, देखो, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे दादरा नगर हवेली से लेकर और लगभग गोवा तक का जो एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। फिर इसके बाद गोवा से लेके लगभग जो केरल तक का एरिया है नीचे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद जो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट है, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। और उत्तरी सरकार तट कौन सा है, तो यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो ये हिस्सा है आधा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, कोंकण तट कौन सा है, दादरा नगर हवेली से लेकर गोवा तक का, गोवा से केरल तक मालाबार तट, फिर यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है यहाँ पे कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश का ऊपरी हिस्सा और उड़ीसा का निचला हिस्सा मिला के क्या बनाते हैं, उत्तरी सरकार तट बनाते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो दिया तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का, तो करेक्ट आंसर होगा कोरोमंडल तट, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? देखो बच्चे, मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 7वीं जो अनुसूची है, अनुसूची, ठीक है, उसमें 3 तरह की लिस्ट दी गई है, 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं, जिसमें एक है संघ सूची, ठीक है, एक है राज्य सूची, संघवर्ती राज्यवर्ती, ठीक है, और एक है समवर्ती सूची। इसका क्या मतलब है, देखिए, पूरे देश में जो भी डिपार्टमेंट, जो भी मंत्रालय, जो भी विभाग, जी हाँ, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं उन्हें संघ सूची में रखा गया, जो राज्य सरकार के अंडर में आते हैं उन्हें राज्य सूची में रखा गया।
जो दोनों के अंडर में आते हैं उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विषय है जो संघ सूची में नहीं है, संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखो रक्षा के जो मामले होते हैं, देश की रक्षा करना, ठीक है, बाहर से, तो वो सारे किसके अंदर में आते हैं, केंद्र के अंडर में, नहीं कि संघ सूची का विषय हो जाएगा। वैदेशिक मामले, विदेशों के जो मामले हैं वो भी केंद्र के अंडर में आते हैं। रेलवे भी केंद्र के अंडर में आता है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे संघ सूची के विषय। कृषि यानी कि खेती जो है, एग्रीकल्चर है, ये आपका राज्य और केंद्र दोनों। पहले देखिए, पहले ये सिर्फ राज्यवर्ती सूची का विषय था, राज्य का, ठीक है, बाद में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो ये समवर्ती सूची का विषय हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। लिखा है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। तो देखो दिया सलाई क्या होता है, दिया सलाई का मतलब होता है माचिस, मैच बॉक्स। ठीक है, जो माचिस हम लोग घर में यूज करते हैं ना आग जलाने के लिए, तो माचिस का प्रमुख उद्योग कहाँ पे। वैसे तो अब तो यूपी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कई शहरों में इसकी फैक्ट्री खुल गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है। तो ऑप्शंस दिए हैं बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और मिर्जापुर। तो देखो माचिस की अगर बात करेंगे तो इसका जो प्रमुख उद्योग है वो है बरेली। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा वो सही हो जाएगा, बरेली प्रमुख केंद्र है। ठीक है, दिया सलाई का, ध्यान रखें। आगे बढ़े, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का। उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता दी गई। तो देखो जो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अगर हम यूपी की बात करेंगे, तो यूपी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, सरकारी कामकाज की भाषा है, वो क्या है, वो है हमारी हिंदी। ठीक है, हिंदी शुरू से ही है, लेकिन बाद में उर्दू जो है इसको सेकेंडरी लैंग्वेज, सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि दूसरी आधिकारिक भाषा के तौर पे इसको दर्जा दिया गया था। तो ये कब दिया गया, ऑप्शंस दिए हमारे पास 1987 में, 89 में, 99 में और 1991 में। ठीक है, तो उर्दू को दूसरी, जी हाँ, आधिकारिक भाषा का जो दर्जा है, सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो दर्जा है, वो दिया गया था सन 1989 में। ठीक है, तो इतना ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989, 1989। यूपी की जो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और दूसरी कौन सी, उर्दू। अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड का मतलब यूके। ठीक है, तो इसकी जो पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, यूपी की तरह, और दूसरी है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, तो ये ध्यान रखें। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन हमारे इस क्लास में 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने आपसे 60, 70, 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए होंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें मेरी क्लासेस को, सारे लेक्चर को अच्छे से देखें। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, डाउट में है, तो प्रॉपर नोट्स बनाएं, नोट डाउन करें। और अगर आपको क्लासेस मेरी अच्छी लग रही हैं, तो बच्चे चैनल को जम के सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें आप लोग, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।